लेकिन मनी मंत्रा में हम आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे हमारे दर्शकों के सवालों की ओर, जिसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या और साथ ही वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, अर्नव जी, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और आज हमारे सवालों में खास बात मुझे ये लगी कि सभी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर बहुत सवाल हमें पूछे हैं, भले ही वो रिटायर हो चुके हो या रिटायर होने वाले हो या रिटायरमेंट का लक्ष्य उनका थोड़ा सा दूर हो। हर कोई समझना चाहता है कि कैसे रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर दी जाए, और खासतौर से जो कॉर्पस की ज़रूरत हो, क्योंकि आमदनी आपकी एक तरह से रुक जाती है रिटायरमेंट के बाद, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हर महीने के खर्चे का आकलन करें और उसके मुताबिक योजनाबद्ध और एक रणनीति के तहत आगे बढ़े। इस कड़ी में हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं, मनोज कुमार जी। चलिए, अभी फोन लाइन पर थे और अभी उनका फोन कट हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्हें एक बार फिर से फोन पर लाने की कोशिश की जाए। मेरे पास इनके फंड्स के नाम नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो देखकर हम इन्हें बताएं कि इनके पोर्टफोलियो में फंड्स कैसे हैं। तो मैं चाहती हूं कि एक बार स्क्रीन पे इनके फंड्स के नाम फ्लैश हो जाएं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि यहाँ पर किन फंड्स की ये बात कर रहे हैं, जिनको लेके इनको रणनीति सुझानी है, अपनी रणनीति पर इनको सलाह चाहिए। क्या मनोज कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? ABSL स्मॉल कैप है, SBI ब्लू चिप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है इनके पोर्टफोलियो में, और रिटायरमेंट का उद्देश्य है इनका समय ये इन्होंने बताए नहीं। कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड है, और HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। और जितना मैं समझ पा रही हूँ ये SIP के जरिए ही निवेश करते हैं। अगली बार से ये तमाम फंड्स हमारे दर्शक अगर हमें फोन लाइन पर मिलकर बताएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन चलिए, जब तक फोन लाइन पे नहीं मिलते हैं, अर्नव जी आपके पास मैं ये सवाल लेकर आती हूँ। मुझे ये जानना है कि इन्होंने 6 फंड्स तो बताए हैं और शायद रिटायरमेंट के लिहाज से ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। काफ़ी फैला हुआ है इनका ये पोर्टफोलियो, इसको थोड़ा सा हमें सटीक तरीके से बांधना पड़ेगा, थोड़े से फंड्स को शायद कम करना पड़ेगा। लेकिन बताएं, अग्रेसिव नहीं है थोड़ा सा इनका पोर्टफोलियो? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने लिए एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाता है तो उनको कई सारे फैक्टर्स उसमें ध्यान रखने होते हैं। एक होता है कि उनको कितना कॉर्पस चाहिए, ये कॉर्पस और कितना समय बाकी है उसके लिए, यानी कि रिटायरमेंट के लिए कितना समय है, आप कितने समय के लिए निवेश कर सकते हो, कितना कॉर्पस चाहिए और आप कितना निवेश कर सकते हो। ये सब भी फैक्टर्स को आप देख के फिर एक कॉल लेते हो कि आपको जब आपका रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो हो तो वो कितना एग्रेसिव हो और किस प्रकार के फंड्स में हो। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ द रिटायरमेंट पोर्टफोलियो इन सभी फैक्टर्स पे निर्धारित है। अभी हमें इनके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि इनके पास और कितना समय है रिटायरमेंट के लिए, तो इसीलिए आज की तारीख में अगर इनके आप पोर्टफोलियो हम देखें तो उनमें सभी इक्विटी फंड्स है और एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। और ये बैलेंस एडवांटेज फंड ये फंड होता है जहां पर फंड मैनेजर कॉल लेता है कि डायनामिकली वो इक्विटी, डेट और कैश में कितना अपनी एसेट्स मूव करते रहे। तो अगर हम इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे हम रिटायरमेंट के पास जाते हैं वैसे वैसे जो बैलेंसिंग फैक्टर है, यानी कि थोड़ा डेट का प्रोपोर्शन है, वो इस पोर्टफोलियो में बढ़ते जाना चाहिए। तो अब हमारे पास ये भी जानकारी नहीं है कि उनके पास और कितने डेट ऑप्शंस हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने PPF में भी निवेश किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करके हम देखते हैं कि कितना एक्सपोजर इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंसिंग फैक्टर रहना चाहिए। मान लीजिए कि इस केस में क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि ये पोर्टफोलियो जो है वो उसमें बहुत बड़े चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी एलोकेशन नहीं करना है, लेकिन हम फोकस ये करते हैं कि क्या उन्होंने जो फंड सिलेक्ट किए हैं वो इस रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। तो अगर हम देखें इनका पूरा पोर्टफोलियो तो उनके पास एक लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। लार्ज कैप
कैप फंड है SBI ब्लू चिप फंड, ये एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है अपने कैटेगरी में, तो इनमें ये बने रह सकते हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप। अब पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप एक आउट परफॉर्मर तो रहा है, लेकिन आपको एज एन इन्वेस्टर ये समझना होगा कि यहाँ पर एक फॉरेन एक्सपोजर भी है। अगर आप इसके टॉप होल्डिंग्स देखें तो जो नैस्डैक में टॉप लिस्टेड टेक कंपनीज है उनका काफी सारा वेटेज है इस पोर्टफोलियो में, तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको ऑलरेडी इस पोर्टफोलियो में मिल रहा है। तीसरा एक फंड है जो मिड कैप सेक्टर में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, वो बीच में थोड़े समय के लिए एक परफॉर्मेंस में अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लेकिन वहां पर भी उसने काफी कवर अप कर दिया है रिसेंट टाइम्स में, तो इसमें भी ये बने रह सकते हैं। स्मॉल कैप्स जो फंड है इनके पास वो है ABSL का स्मॉल कैप फंड। मेरे हिसाब से यहाँ पर वो शायद एक चेंज कर सकते हैं और ABSL के स्मॉल कैप फंड से निकलकर एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में ये जानना बहुत जरूरी है कि फंड मैनेजर किस फिलॉसफी से निवेश कर रहा है और उसकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज क्या है, क्योंकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स बहुत बड़ा है। 250 स्टॉक्स बाय मार्केट कैप के बाद के सभी स्टॉक्स यहाँ आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ क्वालिटी ऑफ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ये बदलाव कर सकते हैं। एक और उनके पास जो एक्सिस का फंड ऑफ फंड है वो एक फॉरेन फंड है, तो यहाँ पर शायद पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फॉरेन एक्सपोजर है वो एक्सिस के फंड से भी मिल रहा है और पराग पारिक में से भी मिल रहा है। तो अगर इनको इतना एग्रेसिव नहीं बनना है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो शायद जो टोटल एक्सपोजर है ये फंड में, तो वो वहां से थोड़ी अमाउंट कम कर सकते हैं। और लास्ट फंड है जो बैलेंस एडवांटेज फंड, ये वो मेंटेन कर सकते हैं फॉर द मोमेंट, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना समय है तो कितना एग्रेसिव ये बन सकते हैं। अगर उनको यहाँ पर थोड़े लेस एग्रेसिव बनना है तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड से शिफ्ट करके धीरे धीरे करके अमाउंट एक प्योर डेट फंड में भी डाल सकते हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उनके एग्जैक्ट नीड के मुताबिक ये थोड़े से बदलाव करेंगे तो वो अपने रिटायरमेंट के लिए सही राह पर और सही रास्ते पर यहाँ पर आ जाएंगे। ऑनलाइन पर हमारे साथ नहीं है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ पाएँ कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए। लेकिन जो आपने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ के रखे हैं उस पर एक एक फंड पर हमने आपको सलाह दी है। मनोज कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उस बीच बता दें कि ये शो सोशल मीडिया पे लाइव जा रहा है। अगर आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619873567, जहां पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट हो, अपने सवाल व्हाट्सएप करें और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और आगे बढ़ाएं इस सिलसिले को, आपको बता दें कि ये शो आप सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे हैं, जहां पर अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बताई देते हैं, हम व्हाट्सएप नंबर हमारा 9619873567 है, जहां पर अपने सवाल आप भेजें। इन्वेस्टमेंट हो या इंश्योरेंस, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। आगे बढ़ते हैं और आरिफ अली हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। ये सरकारी कर्मचारी हैं और 60,000 रुपए हर महीना कमाते हैं। आरिफ अली जी, कैसे हैं सर आप? जी मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल मनी मंत्रा पर भेजा। बताएं कैसे आपकी सहायता की जाए सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ आपका चैनल का। ये जो चैनल है पूरे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को समझाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मैडम। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे दर्शक ये सब बातें कहते हैं तो हमें इनकरेजमेंट मिलती है और एक तरह से अच्छा काम करने के लिए हम भी प्रेरित होते हैं। तो बताएं आज आपकी सहायता कैसे की जाए? जी मैडम, मेरे 60,000 के लगभग में इनकम है मेरी। कुछ 8-10 हज़ार रुपये मेरा NPS में कट जाता है और लगभग 50,000 इन हैंड मेरे पास आते हैं। उसमें से लगभग मैं 10,000 रुपये की म्यूचुअल फंड में SIP ले रखी है मैंने। ओके। तो उसके लिए मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे मैनेज करवाना चाहता हूँ मैडम। मैंने आपको कुछ जी, आपने 5 फंड्स के नाम हमें भेजे हैं।
और रिटायरमेंट का नजरिया है 20 से 25 साल का, है ना? जी मैम। अच्छा, तो ये कितने समय से आप इसमें निवेश कर रहे हैं इन पांचों फंड्स में? जी मैडम 1 ईयर हो गया लगभग मुझे। 1 साल हो गया है ना? ठीक है, तो आगे चल के बढ़ाएंगे भी ना निवेश को आप? जी 10% से हर साल मैं इसको रिचार्ज करूंगा। 2 से 2.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए। जी मैडम। बहुत बढ़िया। तो हेमंत जी बताएं, रिटायरमेंट के लिहाज से फंड मिक्स कैसा है इनके पोर्टफोलियो में? कविता, आई थिंक फंड्स के बारे में बात करने से पहले 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जी। पहली बात तो ये कि रिटायरमेंट की जब बात करते हैं तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट गोल है जिसके लिए कॉर्पस बड़ा चाहिए, जिसमें समय भी लंबा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल है हमारे लिए। आई थिंक उसके लिए जितना जल्दी आप शुरुआत करें, जो उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। और जो सही तरीका होना चाहिए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी फंड चुने हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऐसी ऑप्शन और ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहां पे आप इन्फ्लेशन से आगे रह सको। तो आई थिंक तीनों पैरामीटर्स पे, जैसे मैंने कहा, जल्दी शुरुआत की, एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि शुरुआत बहुत ही अच्छी है। 10,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इस पोर्टफोलियो में। जितने भी फंड्स हैं, पांचों फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं क्वालिटी वाइज और इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए। शायद थोड़ा सा एक्सपोजर जो मैं कह सकता हूँ कि मिड और स्मॉल में थोड़ा ज्यादा है आज के पोर्टफोलियो के हिसाब से। पर जैसा इन्होंने कहा कि वो 10% हर साल बढ़ाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि वो आगे जो है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप तरह के फंड में डालें, ताकि जो एक्सपोजर जो है वो दोनों में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल, तीनों इनफैक्ट में थोड़ा सा बैलेंस रहे। तो आई थिंक एक चीज का इनको ध्यान रखना है। अगर मैं इनके टारगेट की बात करूं, इन्होंने कहा 20 से 25 साल का इनके पास समय है, 2 से 2.5 करोड़ का टारगेट है, तो मैं टारगेट को 2.5 करोड़ लेके चलता हूँ। और अगर मैं 20 साल का इनको समय देखता हूँ अगर इनके पास है, और 12% का एनुअलाइज रिटर्न अगर मान के चलो, तो उनको करीब 25,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। अगर ये 25 साल का समय लेके चलेंगे तो करीब 14,000 उनको इन्वेस्ट करने हैं। 10,000 ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर साल जो है 10% बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो ये डेफिनेटली अपना गोल जो है अचीव डेफिनेटली कर पाएंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इन्होंने रिटायरमेंट गोल तो अपना बता दिया, आई एम श्योर इसके अलावा भी इनके और भी गोल्स होंगे। मैं चाहूंगा कि वो अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करें, उनके लिए टारगेट सेट करें, उनके लिए टाइम होराइजन सेट करें। उससे क्या होगा कि जैसे अब ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा पैसा जो है वो रिटायरमेंट में जा रहा है। अगर इनकी और रिक्वायरमेंट है तो उनको समझ में आएगा कि कितना शॉर्टफॉल है, उस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाए, क्या सेविंग रेट को बढ़ाया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि 5,000 और ये सेव करते हैं तो वो पैसा यहाँ पे आ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ध्यान से देखें और गोल्स को एस्टैब्लिश करें, प्रायोरिटाइज करें कि कौन से गोल्स हैं। रिटायरमेंट तो ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, उसके अलावा भी अगर ऐसे गोल्स हैं जहां पे इनको ध्यान देना है तो वो तभी दे पाएंगे अगर ये अपने गोल्स को पूरा एस्टैब्लिश करें, टाइम होराइजन दें, टारगेट बनाएं, ताकि जैसा मैंने कहा ये गोल भी पूरा होगा और बाकी जो गोल्स हैं उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा आरिफ अली जी को भी समझाएं और बाकी तमाम दर्शकों को भी जो इनके ज़रिए अपने रिटायरमेंट के लक्ष्य को शायद बांधें। निवेश बढ़ाना न सिर्फ रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए, लेकिन किसी भी लक्ष्य के लिए अगर आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हेमंत जी, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को, उस राशि को, रकम को बढ़ाना कितना ज़रूरी हो जाता है और बढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है यहाँ पे। 2 चीजें होती हैं। देखिए, बढ़ाना इसलिए जरूरी होता है कि आप 25 साल के बाद रिटायर कर रहे हैं, आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे 2.5 करोड़ जो है वो काफी होगा। आगे जाके आपकी इनकम कैसी होगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आज ये बोलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट इससे कहीं ज्यादा हो। तो कोशिश ये करना है, क्योंकि किसी भी इतने लंबे टारगेट के लिए सही मात्रा में देखना कितना पैसा जरूरत होगी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा है। दूसरा, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तो होता ही है। लेकिन जब आप ये इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी जो इनकम बढ़ रही है उसका जो हिस्सा, जो हमेशा कहते हैं 20 या 25% जो है आपकी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, वो भी जाता है। इसके अलावा और जो बाकी गोल्स हैं उसके लिए भी आप एलोकेट कर पाते हो। तो बहुत ही जरूरी है कि ये डिसिप्लिन आप रखें, एक तो इन्वेस्टमेंट में और दूसरा सेविंग में। जो आप डिसिप्लिन रखेंगे, यानी जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी, जिस रेगुलरिटी से बढ़ेगी, उसका कुछ हिस्सा अपने आप इन्वेस्टमेंट में करते रहें। क्योंकि एक तो ये गोल लंबे टर्म के और शॉर्ट टर्म में भी कभी कभी नए गोल्स हो सकते हैं। कुछ हमारी एस्पिरेशन है जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, तो शायद ये हैबिट जो है हमारी, कुछ हिस्सा हर बार जो हमारी इनकम बढ़े उसका हम डालें, तो आई थिंक वो हमें
एक रास्ता दिखाएगा कि किस तरीके से बाकी गोल्स को भी पूरा किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपके सेविंग प्रोसेस में एक डिसिप्लिन लेके आता है। चलिए आरिफ जी, कोई सवाल पूछना है आपने हेमंत जी से? जी नहीं मैडम, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और राइट, चलिए अपने इन्वेस्टमेंट में आप आगे बढ़िए। अगले दर्शक राकेश कांगड़ा जी हैं। नमस्कार राकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, क्या करते हैं? मैडम मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं आपके परिवार में? मैडम 4 सदस्य हैं। बताइए, आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ चुनिंदा फंड्स इकट्ठा किए हैं, आप किसी आर्थिक सलाहकार के पास जाते हैं क्या? नहीं मैडम, मैंने वैल्यू फंड, मेरे पास तो इंडियन मार्केट में ना 65% इंडियन मार्केट में, 35% इंटरनेशनल मार्केट में ना एक्सपोजर लेने की सोच रहा हूँ, ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। अच्छा, आप समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या होती है और किस तरह इसमें आगे बढ़ना चाहिए? हाँ जी मैडम, जैसे जो मार्केट गिरी हुई है तो इन्वेस्टमेंट तो अच्छे ही फंडों में इन्वेस्टमेंट होती है, बाकी फंड मैनेजर ही करते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आपने कहा कि विदेशी बाजारों में भी आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, तो आप अपने लिए फंड्स का चुनाव कैसे करते हैं फिर? मैडम थोड़ी वेबसाइट पढ़कर, थोड़ा सा किताबें वगैरह पढ़कर। अच्छा, मतलब आप बाजार को समझते हैं, ग्लोबल मार्केट्स हो या भारतीय बाजार हो? हाँ मैडम, मैंने 2008 से स्टॉक मार्केट में था, अभी तो मैं म्यूचुअल फंड में लगाने के बारे में सोच रहा हूँ मैडम। तो म्यूचुअल फंड में आप पहली बार निवेश कर रहे हैं? नहीं मैडम, मुझे 3 साल हो गए मैडम, मेरे पास 3 साल हो गए, ठीक है। बाकी के अभी इंटरनेशनल मार्केट के इस बारे में सवाल था मेरे। ठीक है, तो आपके फंड्स का नाम तो हमारे पास है, आपके पास ग्रेटर चाइना फंड ऑफ फंड है एक्सिस का, इन्वेस्को का ग्लोबल कंज्यूमर फंड ऑफ फंड है, और आपके पास मिरासेट का हैंगसेंग भी है, और जिसमें आपने एक मुश्त लगा रखे हैं ना? हैंगसेंग टेक फंड और कुछ ना है, और कि यूटीआई का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक फंड है जो ऑटो से, वो फंड लगाना चाहिए इस समय। चलिए, उससे पहले आपके पोर्टफोलियो में आपने कितना कहा? 65% आपने इंडियन बाजार में लगा रखा है और बाकी आपके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फंड है ना? हाँ जी मैडम। चलिए अर्णव जी, अपनी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट किया हुआ है, इंडियन और विदेशी बाजारों में एक्सपोजर दिया हुआ है। स्पेसिफिकली अंतर्राष्ट्रीय फंड्स पे इनका सवाल है। जो 3 फंड्स मैं आपको बता रही हूँ जो इनके पोर्टफोलियो में, जिनकी जानकारी आपके पास भी है, ये 3 फंड्स इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपको कैसे लगते हैं? देखिए, ओवरऑल जब आप भी कोई पोर्टफोलियो बनाए तो उसमें एक इंटरनल मिक्स होता है जिसका आपको पालन करना पड़ता है, और इनके पास ऑलरेडी उनका 35% एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स में है। तो ये जो फंड्स इन्होंने 3 सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें मेरे हिसाब से शायद इनका ये पूरा एक्सपोजर यहीं पे आता होगा, तो ये जो फंड्स है वो थोड़े नैरो है इन द सेंस कि वो ब्रॉड बेस नहीं है। देखिए, जब आप इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बात करते हो तो आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कोई स्पेसिफिक कंट्री में जाए, या जैसे कि यूएस हो या चाइना हो या हांगकांग हो या ब्राजील हो, वैसे कुछ। दूसरा है कि आप एक थोड़ा ब्रॉड बेस जाए, यानी कि आप इमर्जिंग मार्केट्स जैसे ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक थीम पे जाए जहां पर टेक थीम हो, या आपने मान लीजिए नैस्डैक का कोई नैस्डैक का इंडेक्स है, उस पे एक ईटीएफ ले लिया। तो मेरे हिसाब से जब आप भी इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो आपको एक थोड़ा ब्रॉड बेस्ड अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अनलाइक योर लोकल मार्केट, जब आप कोई फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर कोई सडन चेंजेस आ सकते हैं, या कोई चेंज आ जाता है तो शायद आपको पता नहीं चलता टिल द टाइम कि एक्चुअली उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे आ गया हो। तो उसमें अगर आपका जो कंस्ट्रिक्टेड या नैरो निवेश है तो वहां पर आपको असर हो सकता है। तो इनके अगर हम फंड्स देखें तो एक हैंगसेंग के टेक इंडेक्स पे है, यानी कि वो टेक फंड्स है, वो यानी कि चाइनीज मार्केट और हांगकांग के मार्केट में जो लिस्टेड हुए हैं टेक कंपनीज वहां पर है, तो वो थोड़ा एक लिमिटेड है। दूसरा एक चाइना फंड है
वो भी एक स्पेसिफिकली लिमिटेड और एक कंजम्पशन फंड है। तो ये तीनों आइडियाज एक थीमेटिक है, दो टेक्निकली कंट्री एक्सपोजर की तरफ है। तो उस प्रकार के जो थीम्स है वो मेरे हिसाब से थोड़े रिस्ट्रिक्टिव है, तो उनको एक थोड़ा ब्रॉड बेस्ड थीम चूज करना चाहिए। तो या तो वो एक लीडिंग मार्केट जो कि है यूएस, वहां पर से एक्सपोजर शुरू करें, या एक ओवरऑल टेक थीम पे अगर इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्होंने हैंग सेंग के बारे में, टेक के बारे में बताया है, तो वो एक नास्डैक के एक ETF ले सकते हैं उसके इंडेक्स पर। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार के अगर वो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड अपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रखे तो वो अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लेसर वॉलेटिलिटी, और ऑल्सो द फैक्ट कि अगर उनका थोड़ा मॉनिटरिंग इजी पड़ेगा और उसे मैनेज करना भी इजी पड़ेगा। तो आप इन फंड में से निकलने की इनको सलाह देंगे क्या? मेरे हिसाब से अगर उन्होंने ऑलरेडी निवेश कर दिया है तो पहले अगर रेगुलरली करें तो पहले SIP रोक दे, फिर धीरे धीरे इनको शिफ्ट करना चाहिए। तो शिफ्टिंग में तो इनका लमसम इन्वेस्टमेंट है अर्णव जी। जी, लमसम इन्वेस्टमेंट है हैंगसेंग में तो। हाँ, तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। हाँ। तो जैसे निकल के वो नैस्डैक के इंडेक्स में जा सकते हैं, वो एक अच्छा रहेगा। और जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो भी धीरे धीरे शिफ्ट करके यूएस में वो एक फंड में जा सकते हैं। वहां पर जो ICICI प्रूडेंशियल का जो फंड है यूएस इक्विटी वाला, वो ब्लू चिप फंड, वो एक अच्छा फंड है, वहां पर आप जा सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम इनको SIP के जरिए भी जो निवेश चल रहा है उसमें से भी धीरे धीरे निकलने की बात बता रहे हैं, तो हर SIP को क्या 1 साल पूरा होने दे या तुरंत पैसे निकाल लें SIP रोक के? नहीं, पहली चीज जो अगर उनको शिफ्ट करना है तो SIP रोकनी चाहिए। ओके। फिर वो जो ऑलरेडी अमाउंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टेड है वो फॉर द टाइम बिंग वो रख सकते हैं टिल द टाइम उनको एग्जिट लोड ना लगे। अगर 1 साल तक का एग्जिट लोड है तो वो एक अलग बात है। यहाँ पर SIP रोकने से बेनिफिट क्या होता है कि वो जो अमाउंट फ्री हो जाता है वो आप नए फंड में लगा सकते हैं। फिर जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑलरेडी SIP में निवेश हो चुका है वो आप थोड़ी समय बाद शिफ्ट करें तो वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जब SIP स्टॉप हो जाती है तो वो अमाउंट फिर आप शिफ्ट दूसरे फंड में कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए राकेश जी, आपको काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने समझा दिया है कि आपको इन अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में से निकलना है और किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय फंड्स में अभी आपको अपना पोर्टफोलियो को शामिल करना है। अपने एक्सपोजर का ध्यान रखिएगा और अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ही आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए आगे बढ़िएगा। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर तो नहीं है, लेकिन इनका सवाल जो व्हाट्सएप पर आया है वो आपको बता देते हैं। जितेन इनका नाम है और हेमंत जी ये कह रहे हैं कि ये ना अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं लेकिन ये डेट में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। शायद इनकी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना में पिछले 5 साल से 6,000 रुपये डाल रहे हैं, PPF में पिछले 5 साल से 4,000 रुपये हैं, SIP पिछले महीने ही शुरू की है, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप है इनके पास, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, ICICI का नेस्डैक इंडेक्स फंड भी है, SBI फोकस्ड है और कैनरा का स्मॉल कैप भी है और साथ ही एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी इनके पास है और क्वांट एक्टिव फंड की भी ये बात कर रहे हैं। पिछले महीने से इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर तो नहीं है, उद्देश्य भी मैं नहीं जानती इस इन्वेस्टमेंट का क्या है, लेकिन ओवरऑल फंड्स में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है और कैटेगरी क्लैश है, तो बताएं कैसे इसको सुलझाएं। कविता, 2 इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने जैसे कहा कि वो डेट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इन एनी केस अगर उनकी 2 ऑप्शन देखें आप, सुकन्या समृद्धि और जो PPF में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म में जो डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे किया हुआ है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी जो डिटेल्स हमारे पास हैं उसमें करीब 17,000 पर मंथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, करीब 7 फंड है। मानता हूँ कि डेफिनेटली कुछ फंड थोड़े ज्यादा है, उसमें स्कोप है उसको कम करने का। देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी वाइज अगर देखें, इनके पास एक ब्लू चिप फंड है जो बिल्कुल पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, और इनके पास पराग पारेख का एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें करीब 30% पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में, स्पेशली यूएस मार्केट में जाता है। उसके अलावा उनके पास नैस्डैक का फंड है, इंडेक्स फंड है उसके पास, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिसमें भी कुछ पैसा इंटरनेशनली जाता है। तो करीब मुझे लगता है 25 से 30% पैसा जो है उनका इंटरनेशनली जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन लेवल से हमेशा एक केस रहता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करें और सही मार्केट में इन्वेस्ट करें, जो उन्होंने किया है।
बट मुझे लगता है जो उनका पोर्टफोलियो साइज है उसके हिसाब से शायद एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, तो एक तो इनको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि फंड्स थोड़े ज्यादा है, स्कोप है कम करने का, कंसोलिडेट करने का, लेकिन क्योंकि इन्होंने, जैसा आपने कहा कि इन्होंने कोई भी अपना गोल नहीं बताया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये चाहें तो अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं स्टेज पे, अपने गोल्स को डिफाइन करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कितना समय है इनके पास, क्या क्या इनके गोल्स हैं, कितना पैसा उनको चाहिए, क्योंकि उससे दो चीजें होंगी। देखिए कविता, एक तो ये होगी कि उनको पता चलेगा कि हमें किस गोल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये 17,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा सुकन्या समृद्धि में 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा क्या इनफ है इनके गोल्स के लिए, वो बोलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये बात सही है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छा खासा इनको रिटर्न वहां पे मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस प्रोसेस को फॉलो करें ताकि पता। दूसरी बात कि जब आप एक गोल लेके चलते हैं, एक डिफाइंड टाइम होराइजन लेके चलते हैं, तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशानी होती है कि एसआईपी कंटिन्यू करें या नहीं करें, जबकि कभी भी ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कितना समय है। लेकिन वो तभी पता होगा जब आपने अपने टाइम होराइजन को ठीक से डिफाइन किया होगा। इस केस में क्योंकि कोई टाइम होराइजन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा, ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि जब भी ऐसा कुछ समय आए जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, तो उनको बेचैनी ना हो, वो कुछ ऐसा स्टेप ना लें जो उनके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा ना हो। तो प्रोसेस अच्छा है, ऑप्शन अच्छी चुनी है उन्होंने, फंड्स भी अच्छे हैं जैसा मैंने कहा। तो क्योंकि ज्यादा हैं, अगर ये गोल्स को डिफाइन करते हैं, तो इसमें से कुछ फंड जो है वो दूसरे गोल्स को एलोकेट किए जा सकते हैं। तो क्लियरली रास्ता उन्होंने सही चुना है, बट अगर ये प्लान कर लेंगे तो मुझे लगता है कि जो सही फायदा उनको इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का होना चाहिए, और जिस तरह से इक्विटी इनके पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो तभी होगा जब अपने गोल को डिफाइन करके ये आगे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को लेके जाएंगे। एब्सोल्युटली, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी सवाल भेजें, बहुत क्लैरिटी के साथ भेजें कि आप किस उद्देश्य से किसी भी पोर्टफोलियो में निवेशित हैं, या आपने कोई भी पोर्टफोलियो क्यों बनाया हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अमित का सवाल मैं लूँगी। अर्नब जी ये कह रहे हैं कि इनकी सिस्टर इन लॉ जो है, अब उन्हें निवेश को लेकर थोड़ी सी सहायता चाहिए, क्योंकि इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी डेथ हो गई कोविड में, और उसकी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से और अपनी लाइफ को आर्थिक तौर पर आगे बढ़ाने को लेकर किस तरह से कदम उठाने चाहिए, उस पर इन्हें सहायता चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पे अमित नहीं है, क्योंकि जानकारियां जो दी हैं वो बहुत ही सीमित है। उन्होंने केवल एक लाइन में अपना सवाल भेजा है हमें, जो कि मेरे ख्याल से फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से डिटेल्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं चाहती हूँ कि अमित, अगर ये शो सुन रहे हैं तो अपना सवाल एक तो आप वापस हमें भेजिएगा, किस तरह से आप चाहते हैं कि हम आपकी सिस्टर इन लॉ की फाइनेंशियल प्लानिंग कराएं और उनकी सहायता करें। लेकिन वो तमाम दर्शक जो कि अर्नब जी कोविड के दौरान अपने परिवार में वो ऐसे शख्स को खो चुके हैं जो कंप्लीटली एक तरह से इकलौता कमाने वाला शख्स अगर उनके परिवार का होगा या होगी, बहुत ज़रूरी है उन्हें ये बताना कि खैर एक तरह से आपने एक इमोशनल लॉस फेस किया है और आर्थिक तौर पे भी आप एक लॉस फेस कर रहे हैं, तो कहाँ गलतियां हुई हैं ये आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन आगे इनको कैसे सुधारा जाए ये बताना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वो तमाम दर्शक जो कि इस तरह की सिचुएशन में कभी ना आए, उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए भी हमें उन्हें गाइड करना चाहिए। तो हमेशा से हम कहते आए हैं कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक लोग एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक वो इसके महत्व को समझते नहीं हैं। अमित के सवाल के ज़रिए हम यही आपको समझाना चाहते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी जब आती है तो किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली अगर आप सिक्योर करके रखें पहले से, तो बेहतर होगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो सभी दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं, वो उनको ये है कि आप जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ये जानकारी शेयर कर लें, ताकि उनको भी पता है कि आपका पैसा कहाँ है और क्या है आपके पास। क्योंकि ये मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि काफी बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फैमिली मेंबर्स के लिए सिर्फ पता करना कि एग्जिस्टिंग अमाउंट कहाँ पर है, कौन से बैंक अकाउंट में है, कौन से म्यूचुअल फंड में है,
कौन से इक्विटी शेयर्स में है या कौन से डिपॉजिट्स में है, क्योंकि यहाँ पर जिस नाम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किया गया है और कहां पर रखा गया है, काफी बार फैमिली मेंबर्स को ही पता नहीं होता कि ये कहां पर है। तो पहले तो आपको ये सब एग्जिस्टिंग डिटेल्स को इकट्ठा करनी पड़ती है, उसमें बदलाव लाने पड़ते हैं ताकि जो नए होल्डिंग्स है वो नए नाम में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये इंफॉर्मेशन फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते रहे, तो उनको भी पता हो कि एग्जैक्टली कहाँ है। अब एक्चुअल जो फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस है वहां पर आते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपने भी कहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इमरजेंसी फंड हो, ताकि कोई भी क्राइसिस हो तो उसके लिए आपको अपने निवेश को या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना ना पड़े और आपके पास इनफ बफर हो या लिक्विड अमाउंट्स हो जो आप इमीडिएटली स्पेंड कर सके। तो ये क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड, और उसमें आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट्स भी रखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पिछले 2 साल में देखा कि कोविड के समय में कि कई लोगों के तो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी फंड्स भी कम पड़ने लगे, तो आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट इमरजेंसी फंड में रखिए, उसका भी कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अपने डिपेंडेंट्स और फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर लीजिए। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए सभी फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि किसी पर भी मेडिकल इमरजेंसी आए या एक्सपेंसेस आए तो वो इस प्रकार के इंश्योरेंस से कवर्ड हो। दूसरा कि जो भी अर्निंग मेंबर है उनके लाइफ पे एक टर्म पॉलिसी ले लीजिए, ताकि डिपेंडेंट्स के पास एक जो कंफर्ट लेवल है कि उनके पास एक लमसम भी आ सकता है अगर कोई तकलीफ हो जाए तो ये इस प्रकार का जो रिस्क कवर है वो आप पहले पूरा कर लीजिए। फिर हम आते हैं कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो तो आप उसका एक लिस्ट बना दीजिए कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स है, कहां पर है और वो किस प्रकार की आपको रेगुलर इनकम देते हैं। कई बार तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपको थोड़े रेगुलर इनकम भी चाहिए, थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए, और फिर आप तय कर लीजिए कि आपके पास कौन से गोल्स है, क्योंकि उस गोल्स के मुताबिक आपका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो उसे सेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि कहां पर कितना एलोकेशन करना है, किस प्रकार की आपको इनकम चाहिए और कितना निवेश करना है, और रेगुलरली निवेश करते रहें ताकि एक जो आपका लॉन्ग टर्म का जो एक वेल्थ क्रिएशन का गोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय के बाद कहीं ना कहीं गोल्स आते ही रहेंगे, तो वो सभी के लिए प्लान करना है, सिर्फ 1 या 2 गोल्स के लिए नहीं। इसीलिए एक ओवरऑल अप्रोच के लिए एक पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान दें और गोल्स के मुताबिक उसका एलोकेशन करके वहां पर रेगुलरली निवेश करते रहे, निवेश को धीरे धीरे करके बढ़ाते रहे। ये सभी चीजें जो बेसिक्स को हम कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है और एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। मेरे पास केवल 1 ही मिनट रह गया है और हेमंत जी, अशोक बैनर्जी का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है और 50,000 रुपए हर महीना खर्च के लिए, कहाँ निवेश करें? देखिए कविता, जैसा मैंने कहा उनको 50,000 पर मंथ चाहिए, तो उनको बेसिकली पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहिए करीब 6%। तकरीबन हमने देखा है ज्यादातर इन्वेस्टर जो है रेगुलर इनकम के लिए या तो बैंक डिपॉजिट लेते हैं या तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स लेते हैं या जो बॉन्ड्स लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे गारंटेड रिटर्न तो मिलता है लेकिन रिटर्न एक तो कम मिलता है और टैक्स एफिशिएंट नहीं होता। तो मुझे लगता है समय आ गया कि हम रेगुलर इनकम के लिए इससे आगे बढ़ के कुछ सोचें और म्यूचुअल फंड की जो हाइब्रिड ऑप्शंस हैं जैसे इक्विटी सेविंग फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, उनको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, क्योंकि इसको शामिल करने से फायदा ये होगा, एक कि आपको रेगुलर इनकम भी मिल सकती है यहाँ पे, दूसरी बात आपको जो ग्रोथ चाहिए पैसे की आके इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वो भी आपको मिल सकती है, और टैक्स एफिशिएंट तरीका रिटर्न निकालने का होगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, डिविडेंड ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो आपकी इनकम में ऐड होगा, उसकी टैक्स एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अगर आप SWP करेंगे, जैसा मैंने कहा, इनको 6% चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जो पॉसिबल है प्रोवाइडेड अगर ये इस तरह का पोर्टफोलियो बनाए, जैसा मैंने कहा मिक्स करके। कुछ एक फंड मैं इनको बता देता हूँ इक्विटी सेविंग में, जैसे कोटा इक्विटी सेविंग है, एक्सिस इक्विटी सेविंग दे सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज में 3-4 फंड दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये अच्छे फंड है, जैसे ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज फंड और निप्पो बैलेंस एडवांटेज। इसमें से 2 फंड लीजिए और एलोकेशन जो है 30 to 40% आप कीजिएगा इक्विटी सेविंग फंड में, और 40 to 60% जो है 50% के करीब जो आप कर सकते हैं
बैलेंस एडवांटेज में। तो इस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो बनाएं तो एक तो आपको रेगुलर इनकम मिलेगी एसडब्ल्यूपी के द्वारा, फिक्स डेट पे फिक्स अमाउंट मिलेगा, और रिटर्न जो है टैक्स एफिशिएंट होगा, और ग्रोथ भी आपको मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आपका फोकस ग्रोथ पे रहना ही चाहिए, नहीं तो आगे जाके आपके जो गैप है आपके एक्सपेंसेस और जो आपकी अर्निंग है उसमें बढ़ता जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, अर्नव जी आपका, शो पर आप आए और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाई है। लेकिन तमाम दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि अपने सवाल आप हमें जब भी भेजें तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से आपको किस लक्ष्य के लिए कितना निवेश करना है, कब से निवेश कर रहे हैं, तमाम बारीकियां अगर भेजें तो हमारे लिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर बता देती हूँ 9619873567। इस पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मनी मंत्रा देगा। नमस्कार।